हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2014 जीएस प्रश्न पत्र 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि ये हमारी 5 प्रश्नों की क्वेश्चन की श्रृंखला है। आज पेपर 2 का पार्ट 4 है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो ये मेरा दावा है कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। चलते हैं अब सीधे प्रश्न पर। प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के मामले में महासागरीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौ परिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें क्वेश्चन को देना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न में भूमिका को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा के बारे में तनाव और चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत और चीन के पास अपने स्वयं के द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिन्होंने जटिलता को बढ़ा दिया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट पर। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, क्या क्या द्विपक्षीय मुद्दे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। नंबर 1 है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। जैसे पैंगोंग झील और अरुणाचल प्रदेश आदि, दोनों देशों के बीच एक लंबी सीमा है जिसका पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है और सीमा पर कई सैन्य गतिरोध और झड़पें हुई हैं। सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी हुई है और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग में बाधा उत्पन्न हुई है। दूसरा पॉइंट है हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया है और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, जिसे भारत उसे घेरने के प्रयास के रूप में देखता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और चीन के बीच संघर्ष की धारणा बन गई है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। भारत और चीन इस क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं और दोनों देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है, जिसे भारत क्षेत्र में चीनी प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा
जैसे मुद्दों पर सहयोग में बाधा उत्पन्न हुई है। चौथा है सामरिक प्रतिद्वंदिता। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भारत और चीन को इस क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमें 200 शब्दों के अंदर ही क्वेश्चन को लिखना है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में भारत और चीन के द्विपक्षीय मुद्दे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। यह आवश्यक है कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए रचनात्मक बातचीत करें, जिससे क्षेत्र में नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। केवल सहयोग और आपसी सम्मान के माध्यम से ही स्थिर और शांतिपूर्ण दक्षिण चीन सागर हासिल किया जा सकता है। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी समझौतों का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर टैरिफ को कम करना या समाप्त करना, हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि इस समझौते का वैश्विक व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसने भारत के हितों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट। भारत के हितों पर ITA के प्रभाव को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 है IT उद्योग को लाभ पहुंचाकर। वैश्विक IT उद्योग में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ भारत दुनिया में IT सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। IT उत्पादों में टैरिफ को समाप्त करके ITA हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य IT संबंधित उत्पादों के आयात की लागत को कम करके भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, जिससे वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए WTO ITA 1 समझौते के तहत IT उत्पादों पर टैरिफ को खत्म करने से भारतीय IT कंपनियों को कम लागत पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों को आयात करने में मदद मिली, जिससे वह भारतीय ग्राहकों के लिए अधिक किफ़ायती हो गए। दूसरा है आयात में वृद्धि। ITA से भारत में IT उत्पादों के आयात में वृद्धि हो सकती है, जो IT उत्पादों के घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे हार्डवेयर उत्पादों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो बड़े पैमाने पर भारत में आयात किए जाते हैं। ऐसे उत्पादों पर टैरिफ में कमी या उन्मूलन से भारतीय निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे उनकी लाभप्रदता और विकास प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए 2015 में WTO ITA समझौते के तहत मोबाइल फ़ोन पर टैरिफ हटाने से भारत में मोबाइल फ़ोन के आयात में वृद्धि हुई, जिससे घरेलू मोबाइल फ़ोन उद्योग प्रभावित हुआ। तीसरा पॉइंट है राजस्व हानि। ITA के परिणामस्वरूप भारत सरकार को राजस्व हानि हो सकती है, जो वर्तमान में IT उत्पादों पर आयात शुल्क से
राजस्व अर्जित करती है। आईटी उत्पादों पर टैरिफ में कमी या उन्मूलन से सरकार के राजस्व में कमी आ सकती है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ आईटीए 2 समझौते के तहत आईटी उत्पादों पर टैरिफ हटाने से भारत सरकार को लगभग $1.3 बिलियन का अनुमानित राजस्व नुकसान हो सकता है। चौथा है नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच। आईटीए ने प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाकर भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को लाभान्वित कर सकता है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ आईटीए समझौते के तहत डिजिटल कैमरों पर टैरिफ के उन्मूलन ने भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर डिजिटल कैमरों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाया, जिससे भारत में डिजिटल कैमरा बाजार के विकास को बढ़ावा मिला। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही जो उसका सारांश है उसी का निचोड़ हम निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी समझौते में वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। इसका भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ रचनात्मक बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो। केवल प्रभावी बातचीत और सहयोग के माध्यम से ही भारत एक निष्पक्ष और संतुलित परिणाम सुनिश्चित कर सकता है, जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों को लाभ होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपकर के स्रोतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग अग्रणी देशों से उपकर स्रोतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों अवगुणों पर चर्चा कीजिए और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मजबूत स्थिति विद्यमान है। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। अब हम सबसे पहले भूमिका। कई अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के पास आर्थिक भागीदारी के लिए विशेष शर्तें हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्रणी देशों से उपकरण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। विश्व बैंक के वित्त पोषण समझौतों में अक्सर ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जिनके लिए प्राप्तकर्ता देशों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त निर्माताओं से उपकरण खरीदने के लिए सहायता का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करने की आवश्यकता होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अक्सर अपने वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में शर्तें निर्धारित करता है, जिसमें लाभार्थी देशों के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी के हिस्से के रूप में स्थापित वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। अब हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग शर्तों पर बहस के बारे में समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा। ये शर्तें अग्रणी देशों से प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के हस्तांतरण को बढ़ावा देने में मदद करती हैं, जो प्राप्तकर्ता देश के उद्योग को विकसित करने में मदद कर सकती है।
दूसरा है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना। अग्रणी देशों से उपकरणों की सोर्सिंग प्राप्तकर्ता देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि स्थानीय कंपनियां प्राप्त प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता से लाभ उठा सकती हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने के कारण के बारे में हम समझेंगे। नंबर 1, आत्मनिर्भरता में बाधा। ऐसी शर्तों को स्वीकार करने से विनिर्माण और उद्योग में आत्मनिर्भरता विकसित करने की भारत की क्षमता में बाधा आ सकती है, क्योंकि यह विदेशी आयात पर निर्भर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है ऋण जाल में फंस सकता है। ऐसी शर्तों को स्वीकार करने से ऋण का संचय हो सकता है और प्राप्तकर्ता देश के लिए ऋण जाल का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ऋण की चुकौती उपकरण के प्रदर्शन पर निर्भर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है स्थानीय उद्योग को नुकसान। अग्रणी देशों से उपकरण मंगाने से स्थानीय उद्योग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी विकसित करने के अवसरों से चूक सकते हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत को विदेशी सहायता में आर्थिक भागीदारी की शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि वह देश के तकनीकी विकास को सीमित कर सकते हैं और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता पैदा कर सकते हैं। दीर्घकालिक आर्थिक हितों के साथ सहायता लाभ को संतुलित करने, तकनीकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोनों बैंकों की भूमिका किस प्रकार भिन्न होगी? भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का संस्थापक सदस्य बनने के भारत के हालिया फैसले ने इन दोनों बैंकों की भूमिका में रुचि पैदा की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भूमिका और कार्य दोनों बैंकों की। एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष जोर देने के साथ सदस्य देशों में अस्थायी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण पर केंद्रित है। दूसरी ओर एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया और उसके बाहर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। अब हम इसके सदस्यता और शासन के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, सदस्यता और शासन के बारे में हम देखेंगे। एनडीबी के 5 संस्थापक सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और प्रत्येक सदस्य का इसके शासन में समान अधिकार है। दूसरा है एआईआईबी में 103 अनुमोदित सदस्य हैं, जिसमें चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है और निर्णय सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर बोर्ड के माध्यम से किए जाते हैं। भारत के लिए सामरिक महत्व के बारे में हम समझेंगे। एनडीबी और एआईआईबी में शामिल होने से
भारत को अपनी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अतिरिक्त स्रोतों तक पहुंच मिलती है, जो देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है, भारत को दोनों संस्थानों में चीनी प्रभुत्व से संबंधित संभावित जोखिमों और चिंताओं के साथ अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करना होगा। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एनडीबी और एआईआईबी की अलग अलग भूमिकाएं हैं। एनडीबी सतत विकास पर जोर देता है और एआईआईबी बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों बैंक भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही भारत को एक संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी नीतियों और शासन को आकार देने, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की भी अनुमति देते हैं। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। डब्ल्यूटीओ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां लिए गए फैसले देश को गहराई से प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का अधिदेश क्या है और उनके निर्णय कितने बाध्यकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़ मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अपने निर्णयों के माध्यम से देशों को गहराई से प्रभावित करता है। 1995 में स्थापित डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के लिए वैश्विक व्यापार नियमों पर बातचीत और विनियमन, व्यापार विवादों को हल करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट। डब्ल्यूटीओ निर्णयों की भूमिका और निहितार्थ के बारे में समझेंगे। डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर लिए गए निर्णयों का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। संगठन के समझौते वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और निवेश के व्यापार संबंधी पहलुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये समझौते व्यापार नीतियों और विनियमों को आकार देते हैं जो बाजार पहुंच, टैरिफ, सब्सिडी और अन्य व्यापार संबंधी उपायों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है डब्ल्यूटीओ भागीदारी के लाभ। डब्ल्यूटीओ चिंताओं को व्यक्त करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। निष्पक्ष और पूर्वानुमानित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करता है और वैश्विक व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र सदस्य देशों के बीच संघर्षों को सुलझाने, स्थिरता बनाए रखने और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है, डब्ल्यूटीओ के सामने चुनौतियां। डब्ल्यूटीओ को व्यापार असंतुलन, संरक्षणवाद, गैर टैरिफ बाधाओं जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सुधार की आवश्यकता महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में उभरी है। विकासशील देश निष्पक्ष व्यापार नियम और अधिक भागीदारी चाहते हैं, जबकि विकसित देशों का लक्ष्य अपने उद्योगों की रक्षा करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर ध्यान देना है। अब हम खाद्य सुरक्षा वार्ता पर भारत का रुख के बारे में समझेंगे। खाद्य सुरक्षा पर भारत नवीनतम दौर की वार्ता पर भारत का रुख आलोचनात्मक विश्लेषण का विषय रहा है।
देश ने लगातार अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं की सुरक्षा की वकालत की है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के संदर्भ में आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे अपने खाद्य सुरक्षा उपायों की रक्षा पर भारत का आग्रह वैश्विक व्यापार उदारीकरण प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनका तर्क है कि भारत की नीतियां कृषि बाजारों को विकृत करते हैं, व्यापार बाधाएं पैदा करते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती हैं। अगला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा पर भारत का परिप्रेक्ष्य। भारत का दावा है कि उनकी नीतियां घरेलू गरीबी, ग्रामीण विकास और खाद्य आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है। देश उन लाखों छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा के महत्व पर जोर देता है जो अपनी आय और जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारत के दृष्टिकोण से खाद्य सुरक्षा पर किसी भी समझौते में विकासशील देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। WTO एक आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक व्यापार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संगठन द्वारा लिए गए निर्णय सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन की सीमा राजनीतिक इच्छा शक्ति और विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। WTO वार्ता के नवीनतम दौर में खाद्य सुरक्षा पर भारत का रुख विकासशील देशों द्वारा अपने हितों की वकालत करने और अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।